नमस्ते। आज के समय में स्मार्टफोन इंडस्ट्री में हर कंपनी के बीच जबरदस्त टक्कर चल रही है। ऐसे माहौल में एक ब्रांड ने खुद को पूरी तरह से अलग दिखाने की कोशिश की और वो ब्रांड है नथिंग। इस एक्सप्लेनर में इसी दिलचस्प बिजनेस केस स्टडी को डिकोड किया जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि कैसे वन प्लस के को फाउंडर कार्ल पे ने एक थके हुए और बोरिंग मार्केट में नई जान फूंकी और फिर कैसे बड़े स्केल पर बिजनेस चलाने की कड़वी सच्चाइयों का सामना किया। पूरे 1 लाख किसी भी नए ब्रांड के लिए ये नंबर सच में बहुत बड़ा होता है। अपने पहले स्मार्टफोन के प्री ऑर्डर्स खोलने के महज 48 घंटे के भीतर इस नई कंपनी ने 1 लाख रजिस्ट्रेशंस हासिल कर लिए थे। टेक कम्युनिटी में एक अलग ही लेवल की उत्सुकता छा गई थी। लेकिन यहीं एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। एक ब्रांड जो 1 लाख इंस्टेंट प्री ऑर्डर से इतनी धांसू शुरुआत करता है, उसे अपने फ्लैगशिप फोन की कीमत लॉन्च के सिर्फ 40 दिन बाद आधी क्यों करनी पड़ जाती है? ये कहानी सिर्फ हाइप की नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक बदलावों और स्थापित टेक दिग्गजों के सामने टिके रहने के असली संघर्ष की है। इस पूरी जर्नी को समझने के लिए इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिकोड किया जाएगा। बोरिंग टेक से आज़ादी के वादे से लेकर कंपनी की शानदार शुरुआत, फिर बढ़ती कीमतें, प्राइवेसी विवाद, इन्वेस्टर्स का भारी दबाव और आखिर में आगे के मुश्किल सफर पर नजर डाली जाएगी। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, फ्रीडम फ्रॉम बोरिंग टेक, यानी बोरिंग टेक से आज़ादी। इस कंपनी की पूरी नींव ही इस सोच पर रखी गई थी कि आज के स्मार्टफोन्स कितने एक जैसे और नीरस हो गए हैं। जब कार्ल पे ने अक्टूबर 2020 में वन प्लस को छोड़ा तो उनका विजन एकदम क्लियर था, टेक्नोलॉजी को सीमलेस बनाना और इन कॉपी पेस्ट बोरिंग डिज़ाइंस को रोकना। उनका मानना था कि स्मार्टफोन मार्केट काफ़ी हद तक एक जैसा हो चुका है और टेक्नोलॉजी को इंसान की डेली लाइफ का रोमांचक हिस्सा होना चाहिए, न कि बस एक और फ्लैट ग्लास का टुकड़ा। और इनका अप्रोच सच में बाकियों से अलग था। जहां स्टैंडर्ड मार्केट में वही पुराने फ्लैट ग्लास वाले कॉपी पेस्ट डिजाइन्स और फालतू के ब्लोटवेयर ऐप्स भरे पड़े थे, वहीं नथिंग ने एक बिल्कुल यूनिक विजुअल आइडेंटिटी पेश की। पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बैक पैनल, रिंगटोन के साथ सिंक होकर ब्लिंक करने वाला वो कमाल का ग्लिफ एलईडी इंटरफेस और एक एकदम क्लीन ब्लोटवेयर फ्री सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, शानदार शुरुआत और गजब की हाइप। इस नए विजन का नतीजा ये हुआ कि कंपनी को एक बेहद जबरदस्त और सफल शुरुआत मिली। ब्रांड ने बहुत ही स्मार्ट मार्केटिंग और लिमिटेड प्रोडक्ट लॉन्च के जरिए जबरदस्त उत्सुकता पैदा की। सबसे पहला प्रोडक्ट नथिंग ईयर 1 था, जिसने अपने ट्रांसपेरेंट डिजाइन से तुरंत सबका ध्यान खींचा। फिर मार्च 2022 में बहुप्रतीक्षित नथिंग फोन 1 लॉन्च हुआ और इस मोमेंटम को जुलाई 2023 में फोन 2 और उसके बाद 2A सीरीज तक बखूबी बनाए रखा गया। इस शुरुआती सफलता की चाबी थी हाई वैल्यू, $399 का अफोर्डेबल लॉन्च प्राइस, वो डिस्टर्बिंग ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन और यूनिक ग्लिफ सिस्टम। हालांकि ये भी सच है कि पहले फ़ोन की परफॉर्मेंस और कैमरा एकदम औसत थे, जिससे साफ हो गया कि कंपनी का ज़्यादा फोकस लुक्स पर है, न कि भारी भरकम परफॉर्मेंस पर। फिर भी क्लीन यूआई ने टेक कम्युनिटी के साथ एक मजबूत बॉन्ड बना दिया। लेकिन हनीमून फेज हमेशा नहीं रहता। यहाँ से शुरू होता है तीसरा हिस्सा, बढ़ती कीमतें और निराशा। जैसे ही कंपनी ने अपने अगले फोन्स के साथ स्ट्रैटेजी बदली और कीमतें बढ़ाईं, तो मार्केट में असंतोष भी सामने आने लगा। जहाँ फोन 1 एक अफोर्डेबल और हाई वैल्यू प्रोडक्ट था, वहीं फोन 3 के आते आते ब्रांड की इमेज दरकने लगी। फोन 3 को प्रीमियम प्राइस टैग के साथ उतारा गया, लेकिन डिज़ाइन में कोई खास नयापन नहीं था। कैमरा अलाइनमेंट अजीब सा लगा और आइकॉनिक ग्लिफ इंटरफेस को भी किनारे कर दिया गया। सबसे निराशाजनक बात थी इसका औसत प्रोसेसर, जो उस भारी कीमत के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं था। $799। फोन 3 को इस प्रीमियम टियर में रखना एक बहुत ही बोल्ड, बल्कि कह सकते हैं कि रिस्की कदम था। इस कीमत पर नथिंग का सीधा मुकाबला टॉप टियर फ्लैगशिप से हो गया, जबकि उनके पास वो बड़ा हार्डवेयर और सर्विस इकोसिस्टम नहीं था जो इस भारी कीमत को सही ठहरा सके। और मार्केट का रिएक्शन वो बहुत तेज और तीखा था। भारत में जो फोन लगभग 80,000 रुपए में लॉन्च हुआ था, उसकी इन्वेंट्री क्लियर करने के लिए सिर्फ 40 दिन बाद उसे 65,000 रुपए का करना पड़ा। और बिग बिलियन डे सेल आते आते तो ये फोन 38,000 रुपए पर आ गिरा, मतलब ओरिजिनल वैल्यू के आधे से भी कम। मार्केट ने तुरंत एक कड़ा रियलिटी चेक दे दिया। बात सिर्फ हार्डवेयर की गलतियों तक सीमित नहीं रही।
चलिए चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, प्राइवेसी विवाद और टूटता हुआ भरोसा। सॉफ्टवेयर से जुड़े कुछ ऐसे विवाद सामने आए जिन्होंने ब्रांड की साख को गंभीर नुकसान। झटका तब लगा जब नथिंग चैट्स लॉन्च हुआ। इसका उद्देश्य आई मैसेज जैसा अनुभव देना था, लेकिन पता चला कि इसमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ही नहीं था और डेटा पूरी तरह रिस्क पर था। इसके बाद एसेंशियल स्पेस नाम का एक फीचर आया जिसमें फ्री ट्रायल के बाद $120 प्रति वर्ष की छुपी हुई फीस मांग ली गई। एक बार फोन खरीदने के बाद कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देना चाहता। और रही सही कसर उस क्लीन ओएस में लॉक स्क्रीन एड्स ने पूरी कर दी। अब एक बड़ा सवाल आता है कि ऐसे फैसले लिए क्यों गए। इसका जवाब मिलता है 5वें हिस्से में, इन्वेस्टर्स का दबाव। कोर फ्रेंड्स को नाराज करने वाले ये कदम अचानक नहीं उठाए गए थे, बल्कि ये सीधे तौर पर अग्रेसिव फाइनेंशियल स्केलिंग का नतीजा थे। इसके पीछे का मुख्य कारण था $200 मिलियन की भारी भरकम फंडिंग। 2025 में इतनी बड़ी रकम जुटाने के बाद कंपनी की प्रायोरिटी पूरी तरह अब मकसद सिर्फ टेक एंथुजियास्ट्स को खुश रखना नहीं था, बल्कि इन्वेस्टर्स को प्रॉफिटेबल रिटर्न्स देना था। भारी पैसा आता है तो साथ में प्रॉफिट कमाने का जबरदस्त दबाव भी लाता है। इन्वेस्टर्स की डिमांड पूरी करने के लिए नए रास्ते खोजने पड़े। हार्डवेयर के साथ समझौता करके मार्जिन बढ़ाया गया। CMF जैसे सब ब्रांड्स के जरिए ऑफलाइन मार्केट में सस्ते फोन्स उतारे गए और सॉफ्टवेयर के जरिए पैसे कमाने के लिए डिफेंसिव मोनेटाइजेशन का सहारा लिया गया, जिसका नतीजा थे वो अनचाहे एड्स और सब्सक्रिप्शन मॉडल्स। तो इन सब उतार चढ़ावों के बाद अब क्या? यही है छठा और आखिरी हिस्सा, आगे का मुश्किल सफर। आज नथिंग एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां उसे अपनी पहचान बनाए रखने और आगे बढ़ने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर स्केल का कंपैरिजन करें तो आंखें खुल जाती हैं। अपने पूरे लाइफ टाइम में नथिंग ने करीब 7 मिलियन डिवाइसेस बेचे हैं। एक स्टार्टअप के तौर पे ये सच में शानदार है। लेकिन जब देखा जाए कि सैमसंग, एप्पल और शाओमी जैसी बड़ी कंपनियां सिर्फ एक क्वार्टर यानी मात्र 3 महीने में 50 से 60 मिलियन डिवाइसेस बेच देती हैं, तो मुकाबला कितना मुश्किल है इसका अंदाजा लग जाता है। इन दिग्गजों के पास सालों का बना हुआ भरोसा और एक बेहद मजबूत इकोसिस्टम है। आगे के लिए कंपनी के प्लान्स बड़े हैं। 2026 के लिए वे स्मार्ट ग्लासेस जैसे AI डिवाइसेस एक्सप्लोर कर रहे हैं और ऑफलाइन रिटेल प्रेजेंस भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्रिटिक्स का मानना है कि इन सबसे पहले उनके सर्विस सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर को तुरंत सुधारने की जरूरत है। अगर नथिंग को वापसी करनी है तो उसे सिर्फ अच्छे लुक्स पर नहीं, बल्कि असली इनोवेशन, बेहतर सॉफ्टवेयर, मजबूत सिक्योरिटी और सही कीमत पर फोकस करना ही होगा। अंत में ये पूरा एक्सप्लेनेटर एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या कोई एंथुसियास्टिक टेक ब्रांड कभी भी अपनी असली पहचान खोए बिना मास मार्केट में जगह बना सकता है? क्या तेजी से स्केल करना और इन्वेस्टर्स को खुश करना उन शुरुआती वादों को तोड़े बिना संभव है? क्योंकि टेक इंडस्ट्री में सिर्फ हाइप बनाना काफी नहीं होता। लंबे समय तक टिके रहने के लिए क्वालिटी और निरंतर ग्राहकों का भरोसा जीतना ही सबसे बड़ी कुंजी है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए धन्यवाद।